Good morning. Since some of you have requested me to explain the reheating under vapor power cycle, so I have picked this question. This question is related to reheat vapor power cycle or the Rankine cycle, and the question reads as: a steam power plant operates on a theoretical reheat cycle. Steam at boiler at 150 bar 550 degrees centigrade expands through the high pressure turbine. It is reheated at a constant pressure of 40 bar to 550 degrees centigrade and expands through the low pressure turbine to a condenser at zero point 0.1 bar. So basically in the question we are provided with the three pressures. If you read the problem carefully, you will find that there are three pressures which are given in the question. One is 150 bar, 40 bar and 0.1 bar. So in any of the question, either of a reheat problem or a basic problem or regenerative, any problem, you have to start solving the problem by drawing the TS diagram. And in the question also it is asked to draw the TS diagram. So let me first draw the TS diagram for this question. So in the TS diagram, we will mark all these three given pressures. So the highest pressure that is given is 150 bar, then there is an intermediate pressure of 40 bar, and if you observe closely, this third pressure is quite lower than these two. So there will be a third pressure or the lower pressure 0.1 bar. So this 0.1 bar pressure or the condenser pressure is lower than the atmospheric also. तो हम लोगों को ये तीन प्रेशर दिए 0.1 बार, 40 बार और 150 बार. तो ये तीन प्रेशर के साथ साथ हम लोगों को एक टेम्परेचर भी गिवन है 550 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 550 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम मार्क कर लेते हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड. तो अब हमारे क्वेश्चन में कहता है कि स्टीम एट बॉयलर एट 150 बार एंड 550 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब स्टीम जो है बॉयलर से निकलने पे स्टीम जो हमें मिल रहा है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड का स्टीम मिल रहा है और प्रेशर है उस स्टीम का 150 बार. तो अगर आप स्टीम टेबल पे देखोगे तो ये 150 बार के करस्पॉन्डिंग अगर आप सेचुरेशन टेम्परेचर देखोगे तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर इस 550 डिग्री सेंटीग्रेड से कम मिलेगा. इसका मतलब है कि ये जो 550 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पॉइंट है ये एक सुपर हीटेड रीजन में है. इसलिए मैंने 550 डिग्री यहाँ ड्रॉ किया है ताकि ये 150 बार के करस्पॉन्डिंग सुपर हीटेड स्टेट में आ जाए, रीजन में आ जाए. तो ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है. यहाँ से मेरा टरबाइन में स्टीम का एक्सपेंशन शुरू हो रहा है. देखा ना, स्टीम एट दिस कंडीशन एक्सपेंड्स थ्रू द टरबाइन एट हाई प्रेशर टरबाइन. तो यहाँ से मेरा स्टीम का एक्सपेंशन शुरू हो रहा है. और हम जानते हैं कि टरबाइन में एक्सपेंशन जो है वो आइसेंट्रोपिकली होता है आइडियली. तो आइसेंट्रोपिक अगर है मतलब एंट्रोपी ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंट्रोपी विल रिमेन कांस्टेंट, एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट एंट्रोपी द कर्व दैट दिस प्रोसेस विल फॉलो विल बी अ वर्टिकल लाइन. तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. और चूंकि ये हाई प्रेशर टरबाइन है इस पे लिखा है कि एक्सपेंशन जो है वो सिर्फ हाई प्रेशर टरबाइन पे हो रहा है और हाई प्रेशर टरबाइन पे एक्सपेंशन कंडेंसर तक नहीं होगा बल्कि इंटरमीडिएट प्रेशर तक होता है. तो इसको हम तब तक नीचे एक्सटेंड करेंगे जब तक ये 40 बार मतलब इंटरमीडिएट वाले प्रेशर को कट ना कर ले. तो जहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रेशर वाली लाइन को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो हमारा फाइनल पॉइंट है आफ्टर एक्सपेंशन इन हाई प्रेशर टरबाइन. सो वी विल मार्क दिस पॉइंट एज पॉइंट नंबर 2. अब पॉइंट नंबर 2 में आने के बाद मतलब हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद क्या होगा, इसके बाद स्टीम को हम रीहीट करेंगे. इसमें लिखा है आगे इट इज़ रीहीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो फिर से कांस्टेंट प्रेशर है और प्रेशर कितना है 40 बार. और कब तक रीहीट कर रहे हैं 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक. तो इसको हम फिर से रीहीट करेंगे. तो जब रीहीट करेंगे इसको तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. अब रीहीटिंग के बाद इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और कब तक बढ़ेगा जब तक वो 550 ना पहुंच जाए. तो 550 वाला ये पॉइंट 3 है. मतलब बेसिकली द कंसेप्ट इज टू रीहीट द स्टीम आफ्टर हाई प्रेशर टरबाइन एक्सपेंशन अप टू द इनिशियल टेम्परेचर पॉइंट. तो इनिशियल टेम्परेचर 550 था, इसी पॉइंट तक हम इसको दोबारा रीहीट करेंगे. तो ये हमारा रीहीटिंग हो जाएगा 2 से 3 तक. ये हो गया. अब उसके बाद लिखता है एंड एक्सपेंड्स थ्रू द लो प्रेशर टरबाइन एट ए कंडेंसर 0.1. अब इसके बाद इसका फिर से एक्सपेंशन, जैसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन में वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के साथ एक्सपेंशन हुआ था आइसेंट्रोपिक,
वैसे ही अब लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन होगा, लेकिन इस बार ये एक्सपेंशन होगा कहाँ तक, कंडेंसर के प्रेशर तक, और कंडेंसर का प्रेशर है 0.1 बार, तो इसका एक्सपेंशन हम कंडेंसर के प्रेशर तक करते हैं। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया कि कंडेंसर के प्रेशर तक जब इसका एक्सपेंशन हो रहा है तो आफ्टर द लो प्रेशर टरबाइन एक्सपेंशन ये स्टीम का कंडीशन क्या है, ये वेट है, ड्राई है, सुपर हीटेड है, सेचुरेटेड है, क्या है, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पे आके भी रुक सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है और इनफैक्ट इसके ऊपर भी आ सकता है। तो अभी हमें श्योर नहीं है, तो लेट अस एज्यूम कि ये जो एक्सपेंशन है आफ्टर एक्सपेंशन स्टीम का जो कंडीशन है वो वेट होता है। ये हम सिर्फ एक एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो अगर आफ्टर एक्सपेंशन स्टीम का कंडीशन वेट होगा, मतलब ये जो लो प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंशन हो रहा है, इस एक्सपेंशन के बाद स्टीम इस वेट वाले रीजन तक पहुंचना चाहिए, न कि यहाँ ड्राई एंड सेचुरेटेड पॉइंट पर रुक जाना चाहिए। तो चूंकि हमने एज्यूम कर रखा है कि ये एक्सपेंशन वेट रीजन तक है, तो हम इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि फाइनल एक्सपेंशन इस 0.4 तक हो रहा है, ये 0.4 अब हमारे वेट रीजन में आ गया है। फिर से मैं बताता हूँ, ये 0.4 इज नॉट द फाइनल पॉइंट, दिस 0.4 मे बी हियर or it may be here also in the superheated region, or this 0.4 may lie at dry and saturated region, or this 0.4 may also lie in this wet region as we have assumed it। तो ये 0.4 हो गया। अब इसको हमें क्रॉस वेरीफाई करना है कि क्या वाकई में ये एक्सपेंशन जो है वो वेट रीजन तक होगा या नहीं होगा। खैर, इसके बाद क्या होना है, इस एक्सपेंशन के बाद कंडेंसर में स्टीम का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होगा मतलब ये स्टीम फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंडेंसेशन प्रोसेस भी एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है जो 0.1 बार पे होगा, और कंडेंसेशन के बाद ये हमारा पानी वाला लिक्विड वाला पॉइंट है। तो आफ्टर कंडेंसेशन ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल पॉइंट 5 होगा। अब दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में जिसका जिक्र बिल्कुल भी नहीं है वो है पंप वर्क। तो यहाँ पे हमें पंप वर्क के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। इसका मतलब है कि हमें पंप वर्क को इग्नोर करना है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। तो अगर हम पंप वर्क को इग्नोर कर दें तो टोटल हीट जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो हम राइट फ्रॉम हियर टू दिस पॉइंट हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हीट सप्लाइड वाला लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये मेरा फाइनल हीट सप्लाई का पॉइंट है, और इस तरह से मेरा टीएस डायग्राम बन जाएगा। इसको भी हम कायदे से जोड़ लेंगे। तो दिस विल बी आवर फाइनल टीएस डायग्राम। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन में हमें किसी भी न्यूमेरिकल में दो चीज़ों पे फोकस करना है, एक नेट वर्क आउटपुट और दूसरा हीट एडिशन। तो ये दोनों ही निकालने के लिए चूंकि हमने ये पॉइंट एज्यूम कर रखा है पॉइंट नंबर 4, तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है जो हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन है, और वो गिवन है कि पॉइंट 3 और 4 पे एंट्रोपी सेम है, जस्ट लाइक पॉइंट 1 और 2। पॉइंट 1 और 2 पे और पॉइंट 3 और 4 पे कांस्टेंट एंट्रोपी है, मतलब कि S3 विल बी इक्वल टू S4, S3 और S4 दोनों सेम होंगे। अब ये S3 जो है वो सुपर हीटेड रीजन में, फॉर श्योर ये सुपर हीटेड में है। कैसे पता सुपर हीटेड में है, क्योंकि 150 बार के करस्पॉन्डिंग 550 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड जोन में आता है, और सिमिलरली 40 बार के करस्पॉन्डिंग भी 550 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड रीजन में आता है। तो ये S3 इक्वल्स टू S4 होगा, लेकिन जिसमें से ये S3 जो है वो एक सुपर हीटेड कंडीशन में है। तो ये S3 हम आराम से स्टीम टेबल से देख सकते हैं। 40 बार के करस्पॉन्डिंग सुपर हीटेड स्टीम टेबल से हम देखेंगे तो हमें डायरेक्टली S3 की वैल्यू मिल जाएगी। S4 हमने एज्यूम कर रखा है वेट रीजन में। अब अगर हमने एज्यूम कर रखा है तो ये S4 हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, वेट कंडीशन निकालने के लिए SF4 प्लस XSFG 4 पॉइंट के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन हम बैलेंस कर देंगे। इसमें से S3 तो हमें सुपर हीटेड स्टीम टेबल से मिल गया, किसके करस्पॉन्डिंग, 40 बार के करस्पॉन्डिंग और 550 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग हम स्टीम टेबल से S3 निकाल सकते हैं। और SF4 कहाँ देखेंगे, 0.1 के करस्पॉन्डिंग, 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग SF की वैल्यू देखेंगे जो हमारा SF4 हो जाएगा। SFG4 भी 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग देखेंगे। तो इस इक्वेशन में एक्सेप्ट दिस x4 एवरीथिंग कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम द स्टीम टेबल। तो ये हमको x4 की वैल्यू दे देगा जो कि 0.88 आता है इस केस में।
तो यहाँ से हम कंफर्म हो जाते हैं कि जो हमने ये वेट रीजन एज्यूम कर रखा है आफ्टर लो प्रेशर टरबाइन एक्सपेंशन वो बिल्कुल सही एजम्पशन था। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। एक बार ये मिल गया तो अब हमें नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क डन मतलब पंप तो है ही नहीं, तो नेट वर्क डन जो होगा वो वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन होगा। तो नेट वर्क डन मतलब टरबाइन वर्क। अब ये टरबाइन वर्क कहाँ कहाँ है, तो दो टरबाइन लगे हैं, एक लो हाई प्रेशर टरबाइन है और एक लो प्रेशर टरबाइन है। तो नेट टरबाइन वर्क हो जाएगा लो प्रेशर हाई प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन है 1 और 2 और उसके बाद प्लस लो प्रेशर टरबाइन जो है 3 और 4। तो नेट टरबाइन वर्क मतलब W12 प्लस W34। और ये टरबाइन वर्क निकालते कैसे हैं, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से हमने देखा है टरबाइन वर्क इक्वल्स टू होता है चेंज इन एंथैल्पी। तो W12 का मतलब है H1 माइनस H2 और W34 का मतलब है H3 माइनस H4। तो ये दो टरबाइन वर्क हम निकाल के ऐड कर देंगे तो हमारा नेट टरबाइन वर्क आ जाएगा। अब ये निकालना बहुत आसान है। अगर हम H1, H2, H3 और H4 की वैल्यू निकालें तो हमारा नेट टरबाइन वन निकल आएगा। अब ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, बहुत सिंपल। H1 सुपर हीटेड रीजन में स्टीम टेबल से डायरेक्टली मिलेगा 550 डिग्री सेंटीग्रेड के करस्पॉन्डिंग 150 बार पे। H2 भी सुपर हीटेड रीजन पे है, कहाँ पे 40 बार के करस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे हमें टेम्परेचर नहीं पता, तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला था वैसे ही हम इक्वेट करेंगे S1 और S2। तो जैसे हमने यहाँ S3 और S4 इक्वेट किया है तो हम S1 और S2 को इक्वेट करेंगे। इक्वेट भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही सुपर हीटेड रीजन में, तो जो वैल्यू S1 की होगी वही वैल्यू S2 की भी होगी। तो S2 की जो वैल्यू आएगी वो एंट्रोपी है और ये 40 बार। तो इस बार हम या तो मॉलियर डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे या तो स्टीम टेबल से भी वो जो S1 की जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रिवर्स डायरेक्शन में देखेंगे 40 बार पे H की वैल्यू, और वो हमारा H एंथैल्पी का वैल्यू हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन में। तो ये H1 H2 मिल गया। H3 फिर से सुपर हीटेड रीजन में है और H4 निकालने के लिए हम यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। H4 इक्वल्स टू SF4 प्लस X4 HFG4, यहाँ H4 प्लस X4 HFG4 और ये X4 इस बार रखेंगे 0.88, तो हमें H4 भी मिल गया। तो यहाँ से हमें पूरा टरबाइन वर्क मिल जाएगा। अब बचा हीट सप्लाइड। तो हीट सप्लाइड यहाँ पे हम दो जगह पे कर रहे हैं, एक बॉयलर पे कर रहे हैं और दूसरा रीहीटर पे कर रहे हैं। तो नेट हीट सप्लाइड हो जाएगा हीट सप्लाइड बाय द बॉयलर प्लस हीट सप्लाइड बाय रीहीटर। तो नेट हीट सप्लाइड विल बी हीट सप्लाइड बाय बॉयलर प्लस हीट सप्लाइड बाय रीहीटर। अब बॉयलर पे जो हीट सप्लाई हो रहा है वो हो रहा है 1 से लेके, अब चूंकि पंप वर्क नहीं है तो हम ये डायरेक्ट मान लेंगे। तो H1 माइनस HF4 ये बॉयलर का हीट सप्लाइड हो जाएगा, ठीक है, HF5। और रीहीटर का कहाँ से कहाँ है 3 से 2, तो H1 माइनस HF5 बॉयलर से हीट सप्लाइड और H3 माइनस H2 रीहीटर से हीट सप्लाइड। फिर से H1 की वैल्यू यहाँ से हमें ऑलरेडी पता है, H2 भी पता है, H3 भी पता है, HF5 फिर से हम स्टीम टेबल पे देख लेंगे 0.1 बार के करस्पॉन्डिंग H की वैल्यू। तो ये दोनों हमने देख लिया, तो हमारा नेट वर्क डन और नेट हीट सप्लाइड आ गया। हम रेशियो निकाल के इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्वालिटी ऑफ स्टीम भी आ गया और साइकिल की एफिशिएंसी भी आ गई। तो इस तरह से हम रीहीट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और कई बार क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा जाता है, वो है स्टीम रेट। शायद इसी क्वेश्चन में पूछा गया या नहीं पता, पर स्टीम रेट एक टर्म कॉमनली आपसे पूछा जाएगा। तो स्टीम रेट निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, 3600 को आपको डिवाइड कर देना है नेट वर्क आउटपुट से। तो 3600 डिवाइड बाय नेट वर्क आउटपुट इज स्टीम रेट। अब ये स्टीम रेट है क्या, पर यूनिट नेट वर्क आउटपुट, मतलब पर किलोवाट आवर वर्क आउटपुट के लिए स्टीम का कंजम्पशन हमारा स्टीम रेट कहलाता है। तो पर किलोवाट आवर निकालने के लिए हम जानते हैं 3600, और पावर आउटपुट कितना है, तो ये पावर आउटपुट निकला है वर्क आउटपुट। तो ये 3600 डिवाइड बाय नेट टरबाइन वर्क से आप डिवाइड करोगे तो आपको स्टीम रेट मिल आएगा। तो कोई भी डाउट हो तो आप इसमें पूछ लेना। थैंक यू।